बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन की जंग ऑलमोस्ट शुरू हुए बगैर ही ख़त्म हुई और रशिया ने वो जंग तकरीबन जीत ली है, क्योंकि जो वो चाहता था ना तो नेटो के अंदर यूक्रेन आने जा रहा है और ना ही अमेरिका इसराइल समेत किसी की मदद उसको मिलने जा रही है। पाकिस्तान का तो जो रोल था वो रोल था, लेकिन अब जो डेवलपमेंट आई है, यूक्रेन ने आयरन डोम मांगा था और आयरन डोम जो इसराइल का बनाया हुआ एक जबरदस्त सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद ये आयरन डोम फेल हो गया 100% जितने हमास के सादा रॉकेट्स थे उनको कैप्चर करने में, और तकरीबन 90% तक यानी 85 से 90% के दरमियान इसने कामयाबी हासिल की, और बाकी जो 10 से 15% के करीब मिसाइल थे वो आकर लगते रहे इसराइल के अंदर। अभी तो ये आम मिसाइल थे, अगर सोच लीजिए दूसरे मिसाइल होते तो इसराइल के परखचे उड़ जाते। इसराइल ने यूएई को कहा कि हौसी बागियों के खिलाफ तुम ये मिसाइल ले लो। यूएई ने अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि यूएई को पता है कि अगर उनमें से खुदा न खास्ता एक मिसाइल भी मिस होता और किसी बिल्डिंग को लगता है तो क्या नक्शा होगा, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन यूक्रेन ने मांगे ये आयरन डोम मिसाइल और कहा कि हमें दो, और अमेरिका को कहा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि जो इसराइल ने तुम्हें आयरन डोम मिसाइल दिए हैं तुम वो मिसाइल हमें दो। अब अमेरिका तैयार हो गया, लेकिन इसराइल ने रोक दिया, क्योंकि जिसकी प्रोडक्ट होती है आपको उससे साइन करवा कर अथॉरिटी लेनी पड़ती है। इसराइल ने कहा कि किसी सूरत यूक्रेन को मिसाइल नहीं देंगे। उसकी वजह यह थी कि इसराइल को शदीद खतरा था कि रशिया इसराइल की ईंट से ईंट बजा देगा, और इसराइल को सीक्रेटली पैगाम दिया गया कि अगर आपने यूक्रेन को सप्लाई किया असला किसी भी तरह का, तो फिर हम आज़ाद होंगे कि हम हमास को सप्लाई करें, हम बशारुल असद को सप्लाई करें और हिजबुल्लाह समेत हर किसी को दें, ताकि वो इसराइल पर चढ़ दौड़े और इसराइल के चप्पे चप्पे की ईंट से ईंट बजा दे। इसराइल के लिए किसी खुदकुशी से कम नहीं था, लिहाजा उन्होंने कहा कि किसी सूरत हम ये काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन यूक्रेन में 75,000 के करीब, जी हाँ 75,000 के करीब यहूदी रहते हैं, और अगर ये जंग छिड़ जाती तो उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता अपने लोगों को बचाना। याद रखिएगा, जब सोवियत यूनियन टूटी थी तो तकरीबन 10 लाख के करीब लोग इसराइल ने चंद सालों के अंदर, सोवियत यूनियन जब टूटी तो रशिया और ये पूरे इलाके से उन्होंने निकाल कर इसराइल लेकर गए थे। दुनिया में अगर तीसरी जंग अजीम भी छिड़ जाएगी और कहीं पर एक यहूदी होगा तो इसराइली उसको निकाल कर लाते हैं। इवन के कहीं भी जंग होती है तो सबसे पहले वो अपने यहूदी निकाल कर आते, चाहे वो पिछले 200 साल से वहां क्यों ना रह रहा हो, उसके अबाव अजदाद रह रहे हो, कोई उनको परवाह नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि चाहे किसी के पास हंगरी की नेशनैलिटी है, अमरीकी है, बरतानिया की है, कनाडा की, किसी की भी है, हमारे लिए वो यहूदी अहम है। आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हमारे लिए 2 अरब मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। हम कश्मीर में कभी नहीं गए, तो आप इमेजिन कर लें कि वो अपने यहूदियों को बचाने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। अब सबसे बढ़कर उनको जो इंटेलिजेंस इतलात मिली थी, अमेरिका ने असल में इंटेलिजेंस इतलात ये दी थी कि रशियन गवर्नमेंट के जो हैकर्स हैं वो पूरी तरह यूक्रेन की जो मिलिट्री है उसके अंदर घुस चुके हैं, यानी उनके पूरे सिस्टम में, उनके एनर्जी में, क्रिटिकल कंप्यूटर नेटवर्क्स में, उनके इंटेलिजेंस में, और इतनी खतरनाक हद तक घुस चुके हैं कि अगर रशिया ने कोई हमला किया तो यूक्रेन के अंदर, चाहे वो आयरन डोम हो या कोई हो, इवन कि अमेरिका ने सोचा कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जिसको दे, वो सब के सब फेल हो जाने थे। अगर वहां पर मिसाइल सिस्टम फेल हो जाते तो हमास को या हिजबुल्लाह को वो तमाम चीजें पता चल जाती, फिर वो रशिया आजाद होता उनको देने के लिए कि अगर वो इसराइल पर हमला करते तो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता और उनको पूरे मुल्क के अंदर तबाही का सामना करना पड़ता। 2014 में जब यूक्रेन का एक छोटा सा एरिया वहां पर इसराइल ने कब्जा किया तो इन्होंने अपने यहूदी जो डोनबास में थे यूक्रेन में, वहां से निकाल लिए। इसी तरह 2008 के अंदर भी जो जंग हुई थी रशिया और जॉर्जिया की, तो इन्होंने वहां से भी कई अपने यहूदी निकाले गोरी से। अब इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने एक काम किया, और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि क्या दौर है हम जी रहे हैं कि जब पूरी दुनिया की नजरें थी इमरान खान के ऊपर। यानी आप इमेजिन कर लें, यूक्रेन की लड़ाई है, यूरोप के अंदर हो रही है, रशिया की लड़ाई है, यूरोप वाली साइड पर लड़ाई हो रही है, बेलारूस उसके साथ है, रशिया है, पूरे यूरोप है, लेकिन दुनिया देख रही है इमरान खान के दौरे की तरफ। देखिए दुनिया एक एक चीज को नोट करती है।
कि सारी जंग के अंदर जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही थी कि 16 तारीख को हमला होकर रहेगा, तो उस सूरत हाल में वो देख रहे थे कि इमरान खान अपना विजिट कैंसिल नहीं करे, जबकि भारत ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप एम्बेसी से राब्ता करें। सऊदी अरब, यूएई समेत पूरी दुनिया ने कहा कि अपने एरियाज को छोड़ते जाएं। बिजनेसमैन यूक्रेन से छोड़कर जाने लगे, डिप्लोमेट जा रहे थे। यूक्रेन ने कहा यह मामला ठीक नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर वो देख रहे थे कि पाकिस्तान की एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप पढ़ते रहें, अगर हालात खराब होंगे तो हम आपको निकाल लेंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा कि मैं दौरा कैंसिल नहीं करूंगा। अब पूरी दुनिया देख रही है ये चल क्या रहा है, ये पाकिस्तान कर क्या रहा है। यानी इनके जो वजीर आजम है, देखिए अगर जंग शुरू हो जाती है, आप आर्मीनिया अजरबैजान की जंग देख लें, उसमें क्या हुआ, सबने मुल्क छोड़ दिया, बड़े बड़े लोग थे, यानी एयर ट्रैफिक बंद हो गई। यूक्रेन की भी तो एयर ट्रैफिक बंद होगी, केएलएम ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। पूरी दुनिया के अंदर ये मामला होगा कि उनकी एयर ट्रैफिक बंद होना शुरू होगी। कोई यूक्रेन जा नहीं रहा था, उसके ऊपर से गुजरने की तैयारी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ। अब दुनिया को समझ आई है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इस लेवल पर काम कर रही थी, तो उसको ना तो इसराइल की एजेंसी पकड़ सकती थी, ना अमेरिका, ना यूरोप की एजेंसियां, और सारी सिर्फ ये देख रही थी कि कुछ गड़बड़ है। और आज 16 तारीख का जो मामला हुआ, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां, ये सारा कुछ काम नाकाम हो गया। और आप देख लीजिए कि रशिया ने बगैर लड़े ये जंग जीती, क्योंकि यूक्रेन और उसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा ठीक है हम आपसे बातचीत करने को तैयार है, हम नेटो में नहीं जाएंगे, हम अमेरिका के साथ नहीं रहेंगे। इवन कि उनको पता था कि अगर ऐसी सूरत हाल होती, देखिए बशारुल असद का मामला आप समझिए। बशारुल असद की क्या सूरत हाल है। बशारुल असद वो शख्स है जिसको पूरी दुनिया ने तबाह करने की कोशिश की और बिल्कुल तबाह हो चुका था। यानी इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसको टफ टाइम अगर दुनिया में किसी ने दिया तो बशारुल असद ने दिया, और उसको सपोर्ट किया है रशिया ने, और रशिया की वजह से सूरत हाल है। अगर ये आयरन डोम उसको दे देते तो बशारुल असद के जरिए इवन के उनके जो हैकर्स हैं वो इसराइल के सिस्टम में घुस जाते। लेकिन रशिया को आप आम ना समझिएगा, वो उनकी ईंट से ईंट बजा देते, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते। ये हमारे लिए इतना फायदेमंद हो चुका है रशिया का शाम के अंदर रहना कि इसराइल का असल में प्लान जो है ग्रेटर इसराइल का, वो जानते हैं आप कि शाम के बिल्कुल साथ ही तो लगता है इसराइल, तो वहां से उन्होंने होते हुए आगे जाना है और फिर उस इलाके को फतह करना है। यानी उनको हर सूरत रशिया को शिकस्त देनी है। अगर यहाँ पर शिकस्त हो जाती तो फिर ठीक है, अगर शिकस्त ना होती तो सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब चलती। अगले कुछ अरसे के अंदर जो मामला सामने आ रहा है वो इसराइल ने पूरी तरह प्लान करके रखा है कि हमें किस तरह रशिया के साथ डील करना है, हमें उनके साथ मामला कैसे तय करने हैं। सो अगले कुछ अरसे के अंदर रशिया अपनी पावर शो करेगा जिस तरह उसने अब की है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर रशिया अरब वर्ल्ड के साथ खड़ा हो गया तो आप फिर इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल पर इसराइल को झटका लगेगा, क्योंकि इसराइल इस पूरे खेल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आफ्टर ऑल कई सालों के बाद दुनिया की तमाम एजेंसियां फेल होती हैं, पाकिस्तान कामयाब होता है। आप इमरान खान को देख लीजिए कि पाकिस्तान ने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया। अब दुनिया ये देखेगी कि कल को दुनिया के बड़े बड़े मैटर्स के अंदर पाकिस्तान का किस लेवल का रोल है। देखिए इनकी जो जंग अभी रुकी है, इससे एक फायदा ये होगा, तेल की कीमतें जो है वो नीचे आएंगी, उससे फायदा होगा पाकिस्तान को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस लेवल पर तेल की कीमतें कम नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पर हमें करनी चाहिए, क्योंकि आईएमएफ हमें करने नहीं देगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।